नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। बिहार में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीट के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। अगले 48 घंटे तक उम्मीदवार करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 1314 प्रत्याशी मैदान में। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों की धुआंधार रैलियां। एनडीए की तरफ से अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मैदान में। महागठबंधन से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने झोंकी ताकत। आज से शुरू हुआ एसआईआर का दूसरा चरण। 3 केंद्र शासित राज्यों समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। ममता बनर्जी का विरोध जारी। बीजेपी ने कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए एसआईआर को बेवजह बनाया जा रहा है मुद्दा। अमेरिका में शटडाउन के कारण चरमराया हवाई यातायात। कई उड़ानें रद्द। 32 लाख से अधिक अमेरिकी हवाई यात्री प्रभावित। और विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आईसीसी महिला विश्व कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी दमखम। स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स को मिली जगह। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, जिसके प्रचार का आज अंतिम दिन है। 5 बजे प्रचार थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों के पास स्थानीय समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन के लिए 24 घंटे का समय बाकी रहेगा। पहले चरण में 18 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। इस दौरान कुल 3,75,13,302 मतदाता 1314 प्रत्याशियों के भाग्य का ईवीएम में बंद करेंगे फैसला। पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार लोगों की नजर बनी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों क्षेत्र में एनडीए का पलड़ा भारी था। दरभंगा में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। अमित शाह ने लालू यादव राबड़ी राज में हुए घोटाले गिनवा दिए, साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। किया जोर से बोलिए, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? भर्ती घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी ने इतने घोटाले किए और कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए। वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बताया कि अब बिहार के लोगों को बाढ़ से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाढ़ से बचने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। जो हर बार बाढ़ से बिहार बर्बाद होता है, कोसी की नहर की योजना 26,000 करोड़ से आयोजित की है। कोसी की बाढ़ मिथिलांचल के किसानों के खेत में पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, गंगा, गंडक, कोसी, ये सब की बाढ़ का आयोजन कर हम किसानों के खेत में पहुंचाएंगे और बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए।
पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आखिरी दिन सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक बिहार के 18 जिलों में मौजूद हैं, जहां की 121 सीटों पर 6 तारीख को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रोड शो किया। रोड शो में शामिल उनके साथ तमाम वो प्रत्याशी जिनको लेकर योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, एनडीए के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए के संकल्प पत्र को दोहराया। कहा कि एनडीए की सरकार ने हर वर्ग के विकास पर फोकस रखा है। स्मृति ईरानी ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत एनडीए सरकार ने बिहार की 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं, जिसे दोबारा सत्ता में आते ही 2 लाख किया जाएगा। एनडीए के शासन के अंतर्गत बिहार में आर्थिक रूप से सशक्त हुए। सशक्तिकरण के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोजगार योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख खातों में बहनों के लिए पहले चरण में 10,000 की राशि पहुंचाई गई और चूंकि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार चुनाव बाद ये राशि बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जवाबी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये जो स्वभाव है कि चुनाव से पहले अपने शपथ ग्रहण की तिथि घोषित करना, अपने आप को जननायक और पता नहीं कहां कहां का नायक घोषित करना, ये हास्यास्पद है। जो भी गंभीर रूप से राजनीति समझता है और देखता है, वो इसको गंभीरता से नहीं ले सकता। तेजस्वी जी तो पूरे बिहार में हर एक घर को सरकारी रोजगार दे रहे हैं। 2.5 करोड़ सरकारी रोजगार की वो बात कर रहे हैं। तो सब जीविका दीदी को सरकारी नौकरी प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी तो ऐसी काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि अब जनता समझ चुकी है कि पूरी तरह से हताश और निराश होकर कुछ भी बोलने वाली जो एक प्रवृत्ति बनती है, उस तरह से तेजस्वी जी बात कर रहे हैं। इसलिए उसकी बातों को उतना गंभीरता से कोई लेता नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने लालू परिवार पर हमला बोला है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि लालू यादव और उनका परिवार विश्वास में नहीं बल्कि अति आत्मविश्वास में है, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजे तो उनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं। लालू यादव और उनका परिवार कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि रिजल्ट आने वाला है नहीं, दिखावा कर लो। तेजस्वी यादव का वादा झूठ का पुलिंदा है। कुछ भी वादा करते हैं वो, उनको कुछ मालूम नहीं है। इकोनॉमिक्स की एक वर्ड उनको नहीं पता। कहां से पैसे आएंगे, कैसे खर्च होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में अगर कोई उनसे कहे तो वो चांद और तारे लाने की भी बात करेंगे, लेकिन इनको दिन में तारे दिखने वाले हैं। एनडीए भारी बहुमत से जीतने वाला है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज सुबह कहा कि उनकी सरकार बनी तो धान के एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 30,000 रुपए देने का भी वादा किया। गेहूं का जो है अतिरिक्त 400 रुपए हम लोग देंगे, तो धान और गेहूं का हो गया। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं किसान, वो बिजली जो है मुफ्त हम लोग किसानों को देंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद मां बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए भेजे जाएंगे।
गेहूं का जो है अतिरिक्त 400 रुपये हम लोग देंगे। तो धान और गेहूं का हो गया। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं किसान, वो बिजली जो है मुफ्त हम लोग किसानों को देंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। और बिहार चुनाव पर और बात करने के लिए, क्योंकि आज पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, इस पर बात करने के लिए धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ खबरें आपको हम बता दें। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव के बारे में कहा है कि अभी वो बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाएंगे। वो हमारे क्षेत्र में गए तो हम भी उनके क्षेत्र में चले गए, फिर जाएंगे राघोपुर। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर। और सुपौल से धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अन्य संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे धीरज का। धीरज, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, 5 बजे चुनाव थमने जा रहा है। लेकिन आरजेडी को अगर हम देखें तो जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अंतिम कुछ घंटों में भी कुछ योजनाएं, कुछ घोषणाएं करने से पीछे नहीं हट रहे, तो वहीं दूसरा ही भाई तेजस्वी यादव का, उनका ये कहना है लालू प्रसाद यादव के घर से कि वो अभी बच्चे हैं राजनीति में, उन्हें झुंझुना पकड़ाया जाएगा। तो ये गठबंधन से क्या लड़ेंगे? एनडीए गठबंधन से लड़ाई कब लड़ेंगे, जब ये दोनों भाई आपस में इस समय एक तरह से एक भिड़ंत चल रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आज चुनाव प्रचार का जो पहले चरण का मतदान है उसका आखिरी दिन है, और आखिरी दिन में भी आज जो हमारे पास मैं अभी देख रहा था कि तेजस्वी यादव की 17 जनसभाएं हैं जो कि आयोजित हैं। तो आज 17 जगह पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो जनता को संबोधित भी करेंगे और चुनावी मंत्र भी देंगे। इसके अलावा जनता के साथ वो वायदे भी कर रहे हैं, और उनकी ये कोशिश है कि जनता जो आखिरी समय में जो लोक लुभावन वायदे होते हैं उसके जरिए जनता उनके पीछे खड़ी होगी, या उनके विधायकों को, समर्थकों को जिताने की कोशिश करेंगे। और हर राजनीतिक दल अंतिम समय में ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या यह है, चुनौती उनके परिवार से है। तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ जो बयान अभी उन्होंने महुआ विधानसभा क्षेत्र से दिया था, क्योंकि वहां पर प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव खुद गए हुए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी तो वो बच्चा है और चुनाव के बाद उसे झुंझुना थमाया जाएगा। तो चुनाव के ऐन वक्त पर, जबकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का पहले चरण में, इस तरीके का बयान देना जरूर एक तरीके से ये दर्शाता है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ महागठबंधन की बात नहीं करेंगे, हम परिवार की बात करेंगे। परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, और जो दोनों भाई की जो राजनीतिक लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई अब जनता के बीच में आ गई है। जहां तक एनडीए की बात कर लें तो एनडीए में हमने कल भी देखा कि प्रधानमंत्री ने 2 सभाएं की है कटिहार में, और उसके अलावा उन्होंने जो सभा की थी, एक और उनकी सभा थी जिसके जरिए उन्होंने महागठबंधन पर जिस प्रकार से हमला बोला है। धीरज आपको रोकना चाहेंगे और सीधे रुख करेंगे मोतिहारी का, जहां इस समय अमित शाह एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। मगर अब पाकिस्तान पर गिरने वाला हर गोला मेरे बिहार में बना हुआ होगा। बिहार में मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया है और अपने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। और बिहार वालों में कह कर जाता हूं, महात्मा गांधी की कर्म भूमि पर, चंपारण सत्याग्रह की भूमि पर कि 31/3/2026 को पूरे देश से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, चंपारण की धरती आध्यात्म और संस्कृति की धरती, मां सीता और राम से जुड़ी हुई धरती है। मोतिहारी के
सत्तरघाट, केसरिया, चकिया, मधुबन, वहां से होकर एक राम जानकी पथ गुजर रहा है और अब सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रेल लाइन नई बनाकर एक हम वंदे भारत ट्रेन भी चलाएंगे। जो अयोध्या दर्शन करने जाएगा वो सभी बिहार, सीतामढ़ी और चंपारण आएगा। यहाँ के टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने धान की एमएसपी को 2369 रुपया करा, मक्के की एमएसपी 2400 रुपया किया और गेहूं की एमएसपी को 2600 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बिहार के किसानों का मक्का, धान, गेहूं खरीदने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। और अब आज पूर्वी चंपारण में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रक्सौल में बिहार इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है। हम चंपारण के युवा के रोजगारों के लिए चिंता करेंगे। एनडीए के शासन में सारण में बना हुआ रेल इंजन आज अफ्रीका की रेलगाड़ियों में दौड़ रहा है। गया जी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया। हम 1 लाख से ज्यादा रोजगार इससे मिलेगा। बिहार कनेक्ट में 423 कंपनियों के साथ 1,80,000 करोड़ के निवेश के एमओयू किए हैं। और मित्रों, ये पूर्वी चंपारण में 27,000 करोड़ से रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे बनाया। 30,000 करोड़ से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का काम चालू है। 6800 करोड़ से नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा रेल मार्ग बनाया। भारत नेपाल राजमार्ग के रूप में पिपरा कोठी भाया मोतिहारी रक्सौल 4 लेन बन रहा है। वह भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन भी बना। रक्सौल में नया एयरपोर्ट भी बनाने की मंजूरी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। हरी सिद्धि में एलपीजी प्लांट बनाया। केसरिया स्तूप, इसको हम टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर रहे हैं। और मोतिहारी में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी मंजूरी की है। और 148 करोड़ से मोतिहारी में हम एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदियों के अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाई, अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे लालू जी के बेटे कह रहे हैं ये 10,000 रुपया हम वापिस ले लेंगे। तो आप देख रहे थे मोतिहारी से बीजेपी नेता अमित शाह चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इस समय चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने तमाम वो एनडीए के दौरान किए गए उन कामों को गिनाया जिसने एक बड़ा परिवर्तन बिहार में दिखाया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बिहार की ही सियासत पर होगी चर्चा। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी।
LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और बिहार में आज पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम जाएगा 5 बजे। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक इस समय बिहार में मौजूद है। अब से थोड़ी ही देर मोतिहारी में बीजेपी नेता अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। बात करते हैं अपने साथी संवाददाताओं से। पटना से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का एक तरह से, और हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ एक रोड शो कर रहे हैं, साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता इस समय मौजूद हैं। लेकिन जो बयानों से अगर दिखता है कि अंतिम घंटों में भी किसान और महिलाओं पर सबसे ज्यादा दाव है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने 2 वादे और गिनाए हैं ठीक चुनाव प्रचार के खत्म होने से पहले, ये बताता है कि किसान और महिला वोटर बिहार के इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। हाँ, देखिए, ये इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं वो पारंपरिक रूप से एक लंबे वक्त से सीएम नीतीश कुमार की वोटर रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई लैंडमार्क काम किए हैं। महिलाओं के कहने पे जैसे उन्होंने पूरे बिहार में शराबबंदी लागू की, उसके बाद जो जीविका दीदियों का गठन किया गया, आज गांव-गांव में जीविका दीदियां जो हैं वो आत्मनिर्भर बनी हैं। इसके अलावा 33% जो आरक्षण की बिहार में महिलाओं को दिया गया है, वो भी एक माइलस्टोन काम है नीतीश कुमार का। और दूसरी तरफ आए किसानों की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, किसान सम्मान निधि की राशि दी गई है, MSP पे फसलें खरीदी जा रही है। इसके अलावा अभी हमने अमित शाह को भी सुना, कई चीजें उन्होंने बताई जो किसानों के लिए किया गया है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा वोट बैंक है जो बड़ा वोट बैंक है और एनडीए के खेमे है। जो तेजस्वी यादव है उनकी पूरी तरीके से ये कोशिश है कि किसी तरीके से इस वोट बैंक में सेंध लगाया जाए और इस सेंधमारी के जरिए ही जो इनका वोट परसेंट है वो बढ़ेगा, जिससे आने वाले वक्त में जो सत्ता का रास्ता है उनके लिए साफ होगा। एक दूसरी बात ये है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 30,000 रुपए 1 साल का पूरा पैसा एक बार में जनवरी के महीने में दे दिया जाएगा, कि उनकी माई बहन योजना के तहत वो पैसा देने की बात कर रहे हैं, जो कि एक तरह का एक ग्रांट है। जबकि इसी के पैरेलल अगर हम बात करें, एनडीए के घोषणा पत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदियों की घोषणा की गई है, लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही जो वर्तमान में लखपति दीदी हैं उनको करोड़पति दीदी बनाने के बारे में कहा, यानी कि आत्मनिर्भर बनाने के बारे में कहा गया है। जी मधुरेश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है तेजस्वी यादव के इस वादे पर कि 30,000 एक बार में मां बहन मान योजना के तहत देंगे, तो उसका गणित क्या है, उसका इकोनॉमिक्स क्या है, उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुपौल से। धीरज, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, पहले चरण का रंग जो चुनाव प्रचार के हैं वो जरूर जानना चाहेंगे, और कौन कौन से बड़े नेता दोनों ही गठबंधनों से इस समय चुनाव प्रचार के लिए मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मैं छातापुर में मौजूद हूं और छातापुर में जो वन एवं पर्यावरण मंत्री और जो 3 बार के विधायक रहे हैं नीरज कुमार बबलू, जो कि अभी चुनावी जनसभा में यहाँ मैंने उनको छातापुर में घूमते हुए देखा। इसके अलावा राजद के जो प्रत्याशी हैं विपिन कुमार सिंह, वो भी इस वक्त हमारे साथ ही हैं और वो जनता के बीच में अपने जो पक्ष में मतदाताओं को करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये जो सीट है, विधानसभा का सीट है, इस सीट पर पिछली बार भी 20,000 के करीब मतों से राजद प्रत्याशी को हार मिली थी और वही प्रत्याशी इस बार मैदान में है। दरअसल जो छातापुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से अप्रत्याशित विकास हुआ है उसको देखकर जरूर लगता है कि इस बार नीरज कुमार बबलू का पलड़ा भारी है, क्योंकि हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट देखा है, जो कभी स्वप्न में भी यहाँ के लोग नहीं सोचते थे कि इस इलाके में एयरपोर्ट का निर्माण होगा। अच्छी सड़कें हैं और कहा जाता है कि सड़कों का सेतु, इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि ये सड़कों का सेतु है। यहाँ के लोग रेल लाइन के लिए सहरसा जाते थे या दूर तक रेल की सवारी के लिए जाते थे, लेकिन अभी हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ रेलवे का नेटवर्क बना है। गांव से होकर जो रेलवे बन रहा है, इस यहाँ के लोगों ने 4 से 5 नेशनल हाईवे देखे हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि जिस क्षेत्र के लोग
नाव के जरिए नाव की यात्रा करते थे, वही नाव के जरिए अपने घर तक पहुंचते थे। उस क्षेत्र के लोगों को अगर एयरपोर्ट मिल रहा है, उस क्षेत्र के लोगों को अगर यातायात के साधन मिल रहे हैं, सड़कों का नेटवर्क मिल रहा है, तो ये अप्रत्याशित विकास ही इसको हम कह सकते हैं। और एक जो सबसे प्रमुख बातें हैं, यहाँ के जो बिजली मंत्री रहे विजेंद्र प्रसाद यादव, और उन जिनको कि इस क्षेत्र का विश्वकर्मा भी कहा जाता है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि कैसे बदला है सुपौल। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ 1 घंटे बिजली आती थी, 2 घंटे बिजली आती थी, लेकिन अभी अब 1 घंटे की बिजली चली जाती है 1 घंटे के लिए तो लोग सड़कों पर चले आते हैं। तो इस तरीके का बदलाव हमने सुपौल के साथ किया है, सुपौल की जनता के साथ किया है। और जिस तरीके से यहाँ उद्योग के विकास के लिए कल प्रधानमंत्री जबकि सहरसा की रैली में आए थे तो उन्होंने इस क्षेत्र के उद्योग के विकास के लिए जो बातें कही है वो भी यहाँ की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यहाँ की जनता को मिल चुका है। तो जो ये इलाका वंचित का हम कह सकते हैं, वंचित इलाका है और जो एक छोर से कटा हुआ इलाका था, तो उसको विकास के पैमाने पर लाने की जो एक कोशिश और कवायद हुई है, वो कवायद के जरिए जनता यहाँ सब कुछ देख रही है, जनता समझ रही है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में लोगों की एक तरह से भीड़ दिखाई दी है, लेकिन रोड शो के रंग कैसे दिखाई दिए सभी राजनीतिक पार्टियों के? क्योंकि रोड शो लालू प्रसाद यादव ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया, प्रियंका वाड्रा ने किया, और साथ ही इस तरह के रोड शो को किस तरह से जनता ने लिया है? देखिए, रोड शो का जो कल्चर है वो चुनाव के आखिरी समय में हर राजनीतिक दल चाहते हैं कि एक जो प्रदर्शन होता है वो एक रोड शो नहीं होता है, एक जो जमीनी ताकत होता है उसे दिखाने की कोशिश की जाती है रोड शो के जरिए। और जैसा कि हमने देखा कि कल दानापुर में लालू प्रसाद यादव ने भी अपना रोड शो किया था और उस रोड शो के जरिए उन्होंने जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। हालांकि उस रोड शो पे कई सवाल भी उठे हैं, क्योंकि आपको मैं जानकारी के लिए भी बता सकता हूं कि लालू प्रसाद यादव जमानत पर हैं और उस पर खुद चिराग पासवान ने ही उन पर एक सवाल किया है कि अगर आप जनता के मतलब अगर आप जमानत पे आप जेल से बाहर हैं और उसके बाद आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो ये किस प्रकार का स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बाहर हुए हैं। तो प्रधानमंत्री का भी रोड शो हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ के लोक संस्कृति, लोक भाषा को उस रोड शो के जरिए उभारने की कोशिश हुई और एक तरीके से लोगों को कनेक्ट करने के लिए कोशिश हुई। यहाँ की जो हमारी पुरातन संस्कृति है उस संस्कृति को उस रोड शो के जरिए दिखाया गया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ की जनता को कनेक्ट किया और यहाँ की जनता प्रधानमंत्री के एक अक्ष को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता इस समय अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार आज 5 बजे थम जाएगा, उससे पहले सभी स्टार प्रचारक इस समय बिहार में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पूरी जानकारी के लिए। और निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। गणना चरण से ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस प्रक्रिया में BLO आज से 1 महीने तक घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। वहीं 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, जबकि 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कोलकाता के रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र में गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। नौ राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। SIR को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। भाजपा ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण में सावधानी बरतने का आग्रह किया है। भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार ने घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज जारी किए हैं। पार्टी ने जन्म, निवास, वन अधिकार और जाति प्रमाण पत्रों की जांच में सतर्कता बरतने की मांग की है। 24 जून 2025 के बाद जारी प्रमाण पत्रों को स्वीकार न करने का अनुरोध किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता में विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी, जबकि नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी उत्तर 24 परगना जिले में SIR के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर जुलूस निकालेंगे।
केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता सरकार एसआईआर का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि बंगाल का असली मुद्दा बेरोजगारी है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, वे इन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट सालों में पूरे भारत में जितना एफडीआई आया है उसका 0.61% वेस्ट बंगाल में आया है। अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे इंडिया में, पश्चिम बंगाल को मिला है 0.61 यानी 61 पैसा, जबकि महाराष्ट्र में 30% इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई का। कहाँ से जॉब मिलेगा? जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो गई है। प्रसन्नजीत कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रितेश रंजन चेन्नई से जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले प्रसन्नजीत, आप ही के पास आना चाहूंगी। ममता बनर्जी भी एक मार्च निकाल रही हैं, सुकांता मजूमदार भी एक मार्च निकाल रहे हैं। आखिर जब ये पूरा ये एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने आज से शुरू कर दिया है, तो ये एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह के प्रचार अभियान को अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री खुद करती हैं, जब वो विधिवत शुरू किया जा चुका है ये पूरी प्रक्रिया, तो इसे क्या माना जाए? ये मतलब ये तो पूरी खुली चुनौती के तौर पर क्या इसे देखा जाए? रितु, देखिए, सुबह से अभी तक हमारे जो सारे रिपोर्टर्स रास्ते पे है, डिस्ट्रिक्ट पर है, अभी तक ममता बनर्जी की मंशा के अनुसार किसी जगह पे कुछ गलत हुआ नहीं। अब 2 बजे से ममता बनर्जी अपना जुलूस लेकर निकलेगी, तो उसके बाद जिस तरह से उन्होंने स्थिति को भड़काने की कोशिश पिछले कई दिनों से कर रही है, तो आज के जुलूस के बाद उनकी मंशा के हिसाब से अगर स्थिति को उन्होंने भड़काने में सफल हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन तो आराम ये भी से कहना प्रसन्नजीत, क्या जल्दबाजी होगी कि वो स्थिति को भड़काएंगी? हम ये माने कि उनका अपना एक विरोध है, वो एक जुलूस निकाल रही हैं। हाँ, विरोध में जुलूस निकाल रही है ना, और इलेक्शन कमीशन के विरोध में, एसआईआर के विरोध में उनका जुलूस है, और उनका कहना है कि एसआईआर का कोई मतलब नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बंगाल की स्थिति को बिगाड़ने के लिए, बंगाल पूरे देश में बंगाली एक ही प्रदेश है जो आराम से अपना जो जिंदगी है वो बिता रहा है, पूरे देश तितर बितर हो गया है, सिर्फ बंगाल उनकी नेतृत्व में एकदम ठीक ठाक है, अपने हिसाब से है। सिर्फ बंगाल में अपना जो झंडा है वो अलग से नहीं किए हैं, पूरे देश में जो है वो झंडा अलग है, बंगाल में झंडा अलग होना चाहिए उनके नेतृत्व में। तो आखिर तक उन्होंने इसीलिए ये जो जुलूस है वो जुलूस निकाल रही है। तो मतलब यह है कि उनकी मंशा के अनुसार सुबह 8-10 बजे से जो बीएलओ है वो बीएलओ अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना जो योगदान है वो योगदान कर रहे हैं। किसी भी जगह से कोई किसी अप्रिय घटना की कोई समाचार नहीं मिला है अभी तक। कोई समाचार नहीं है, ये उनके लिए काफी दुखद समाचार है। तो वो ये किसी न किसी तरह से स्थिति को बिगाड़ने के लिए उनका ये जो जुलूस है ये 2 बजे से निकालने जा रहा है। ठीक, प्रसन्नजीत, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इस विषय पर और आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बिहार के समस्तीपुर, जहां इस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसमें जिताया, और ये जीत इस बार ऐसी होनी चाहिए, पिछली बार 15,000 से जिताया था, इस बार 1 लाख वोट से जिता करके बहन और भाइयों अब मोदीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे।
हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब जुझारू नेता होते हैं ना, कार्य कर देते हैं, फिर वो उनको जो लगता है कि हमारी विरासत है तो उसको करेंगे। युवाओं के लिए कल्याण होगा, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, अन्नदाता किसानों का सम्मान हो, श्रमिकों के रोजगार का मामला हो, वो मजबूती के साथ नेतृत्व प्रदान करते हुए विकास के कार्यों को आगे करने का काम करेंगे। और इस विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बहनों और भाइयों, यहां के लोकप्रिय सांसद और गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के मार्गदर्शन में श्री राजेश कुमार सिंह इस विधानसभा को फिर से एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। राजेश कुमार सिंह को आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं ना? इस बार भी सभी लोग इस सड़क की ओर से भी जितने लोग हैं, दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दीजिए। सड़क के ऊपर और समस्तीपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता से अपील की है कि 2020 की तुलना में इस चुनाव में एनडीए को रिकॉर्ड जीत से जिताने की अपील की है। आइए एक बार फिर लौटते हैं और हम बताते हैं आपको किस तरह से चुनाव आयोग आज से एसआईआर की दूसरे चरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर चुका है। 12 राज्यों में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत बंगाल से हमारे साथ ही संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रितेश रंजन चेन्नई से जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले एक बार चेन्नई का भी हाल ले लें। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राकेश रंजन, रितेश रंजन, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, चेन्नई में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस एसआईआर की प्रक्रिया को कार्यान्वयन करने के लिए कल तक जो है जितने ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हुई थी। चुनाव आयोग, राज्य के चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग की गई थी और आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही एसआईआर की घोषणा हुई थी, इस पर राजनीति भी उसी दिन से शुरू हो गई है। आपको जानकारी होगी कि 2 तारीख को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में करीबन 44 पार्टियां आई और उन्होंने एक मत से इसका विरोध किया है और ये भी फैसला किया है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं ये देखा जा रहा है, विरोधी पार्टी जो बीजेपी और एआईडीएमके हैं, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री स्टालिन अपने ही किए बात को क्यों भूल जा रहे हैं। वर्ष 2017 का समय था जब डॉक्टर आरके नगर जो है यहाँ पे एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर अधिक वोटों और डुप्लीकेशन के लिए उन्होंने ही खुद एक याचिका दायर की थी कि यहाँ इस जगह पर कई सारे डुप्लीकेट वोट हैं और आज उनको वो चीजें याद नहीं आ रही हैं क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो कहीं सत्ता जाने का डर तो नहीं है और इसी डर के कारण इस मुद्दे का राजनीतिकरण तो नहीं किया जा रहा है। वैसे जनता से पूछी जाए, लोगों से, आम लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि उनको बस कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर के डर है जो कि हाल के चुनाव आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट हो जाता है। जैसे कुछ लोग जो विदेशों में रहते थे, उनका यह कहना था कि हम तमिलनाडु में आकर के अपने एसआईआर की प्रक्रिया में कैसे भाग ले पाएंगे और कैसे उनको फॉर्म दे पाएंगे। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिलअप करके फिर से वो आप दे सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रक्रिया, हाँ, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कुछ बाहर के प्रदेश के नागरिक यहाँ आके रह रहे हैं तो उनके साथ क्या समस्या होती है कि वो आज एक जगह पे जहाँ पे हैं वहाँ पे उन्होंने अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड बनवा रखा है। लेकिन अब इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद क्या होगा कि उन्होंने हाल ही में कहीं जगह चेंज किया है, अपने जगह से कहीं दूसरे जगह पे उसी इलाके में कहीं दूसरे मकान में रहने गए। तो इस एसआईआर की प्रक्रिया में जब बीएलओ घर जाता है तो कहीं वो इस वोट के अधिकार से वंचित न रहे। ठीक रितेश, मतदाताओं ने अपनी परेशानियों को चुनाव आयोग के सामने रखा। चुनाव आयोग ने उन तमाम एक तरह से जो उनकी चिंताएं थी उनको दूर करते हुए उनके हल दिए हैं। अब 12 राज्यों में आज से ये दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू है। राकेश जी,
हम दो राज्यों को सामने सामने देख रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी 2 बजे के बाद अपना एक जुलूस निकालेंगी जो कि एसआईआर के खिलाफ है, जिस तरह से प्रसन्नजीत बता रहे हैं, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया जिसमें चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरलीकरण भी किया है, बिहार में पूरी एसआईआर की एक प्रक्रिया हुई, उससे सबक लेते हुए, सुधार करते हुए कई ऐसे बड़े ऐलान चुनाव आयोग ने करे जो मतदाताओं को सहूलियत देंगे। फिर आप आज से जो ये प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें इन नेताओं के बयानों को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय इतिहास में भ्रष्ट पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरना देने वाली पहली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। आप याद करिए, राजीव कुमार जी थे और सीबीआई जब उनको गिरफ्तार करने गई थी तो मुख्यमंत्री रहते हुए कोलकाता में ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी। वो ममता बनर्जी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है और इस समय पर एसआईआर को लेकर 2 राज्यों में ही बवाल होगा। आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में तो विवाद होगा, हाँ। लेकिन 2 राज्य सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से विवाद को हवा देंगे, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल का जो ताजा आंकड़ा सामने आया है ऋतु जी, उसको सुन के आप भी चौंकेंगी। 7 करोड़ 66 लाख मतदाताओं में सिर्फ 32 से 33% मतदाता ही जो है वो मतदाता सूची में दर्ज किए गए हैं। बाकी जो यानी कि 2.5 करोड़ के करीब ही मतदाता ऑथेंटिक पाए गए हैं और बाकी मतदाता आज भी चुनाव आयोग की उसमें संदेह के दायरे में आ गए हैं। तो आप सोचिए, जिस बंगाल में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता संदिग्ध हो, वहां मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कितना जरूरी है। यदि हम मान लेते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया है, 21 साल के बाद मतदाता गहन पुनरीक्षण होता है, हम ये भी मानते हैं हर 5 साल में चुनाव होता है और मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। यदि वो अनुपात भी हम देखें तो पिछले 20 साल में 20% यानी 5% पर हर 5 साल में यदि हम मान लें मतदाता बढ़े हैं तो 20% ही बढ़ना चाहिए। तो 40% मतदाता कैसे बढ़ गए? वो 40% मतदाता कौन है? लेकिन यदि 5% मतदाता 5 साल में बढ़े हैं तो यदि एक अनुपात हम लें तो 2% मतदाता 5 साल में वहां से गए भी होंगे, कुछ प्रवासी के रूप में गए होंगे, कुछ का निधन हुआ होगा। तो ये रेशियो यदि हम 3% का मान के चलें तो 3 चौको 12% मतदाता बढ़ना चाहिए, 60% नहीं। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी की चिंता इस बात की है कि जो संदिग्ध हैं 60% मतदाता गहन मतदाता पुनरीक्षण में वो छटेंगे और वो छटेंगे तो कुर्सी खिसकने का खतरा है। इसलिए ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन पे उतर आई हैं, अपना संवैधानिक जो एक दायित्व है उसको भूलकर। जी राकेश जी, चुनाव आयोग से जो बात की जा रही थी डुप्लीकेशन को लेकर, डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेकर शामिल करने की बात की थी, क्योंकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी चुनाव आयोग डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। डुप्लीकेशन भी एक बहुत बड़ा मसला था बिहार में भी, जब एसआईआर हुआ है तो उसके बाद इन निष्कर्षों में ये तय हुआ कि डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसका इस्तेमाल चुनाव आयोग को करना चाहिए। देखिए, ये तकनीकी पक्ष है और मुझे लगता है चुनाव आयोग को तकनीकी पक्ष दुरुस्त करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये जल्दबाजी में शुरू होने वाला प्रक्रिया नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई कि मालवा में 5.5 लाख मतदाता फर्जी हैं। उस आपत्ति पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पहुंची मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की चुनाव आयोग की टीम दोनों ने मिलकर वहां सर्वे किया और सर्वे करने पर पाया कि एक मतदाता का नाम 2 जगहों पर दर्ज था। जैसे मान के चलिए कोई इंदौर का रहने वाला विदिशा चला गया, विदिशा, और आपके मऊ का रहने वाला कहीं और चला गया। इंदौर लोकसभा के अंदर ही जो अलग अलग विधानसभाएं हैं उन्होंने मकान चेंज कर लिया। हाँ। तो ऐसे में 2 जगह उनका नाम आ गया, तो उसकी पुष्टि हुई और उन नामों को हटाया गया, क्योंकि एक जगह से ज्यादा जगह पे नाम होने पर चुनाव आयोग उसको अपडेट करता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर आएगा, उससे उनको आसानी होगी। लेकिन अभी भी मतदाता सूची में जो डबल नाम है उनको दुरुस्त किया जाता है बीएलओ के थ्रू और बीएलए के थ्रू। बीएलए क्यों नियुक्त होता है? क्योंकि राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो बताते हैं कि ये मतदाता यहाँ है और ये मतदाता यहाँ नहीं है। इसीलिए एक एक वार्ड के
सारी जानकारी वहाँ का लोकल बीएलओ के पास, बीएलए के पास होता है और बीएलओ के पास होता है। बीएलओ भी वहाँ का तृतीय श्रेणी कर्मचारी होता है, या तो टीचर होगा या पटवारी होगा, जिसको अपने यहाँ के लोगों के बारे में अधिकतम या तो जानकारी होती है या जानकारी हासिल करना आसान हो जाता है। इसलिए आप देखिए चुनाव आयोग राज्य सरकार के उस धड़े को चुनाव प्रक्रिया में रखता है जो लोकल में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर आना चाहिए, उससे आसानी होगी, लेकिन अभी भी त्रुटियां रहेंगी सॉफ्टवेयर आने के बाद भी, लेकिन अधिकांश त्रुटि दूर हो जाए ये प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से सतत होता है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की एक पूरी कोशिश है कि जो चाहे वो फर्जी मतदाता हो या फिर डुप्लीकेशन का जो एक मसला है, पलायन का जो एक तमाम राज्यों में मसला है कि उन मतदाताओं का 2 जगह वोट तो नहीं है, तो डुप्लीकेशन एक सबसे बड़ा मसला है। इसको दूर करने के लिए एसआईआर की एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। 12 राज्यों में दूसरे चरण में आज शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत आपका भी, रितेश आपका, राकेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मसले पर। और एक बार फिर आपको लिए चलेंगे बिहार की राजनीति में। बिहार के कुटुंबा से इस समय राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। डेटा इतने कम दाम पे बेचना शुरू किया है कि बिहार के युवा आज रील देख सकते हैं, रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम जा सकते हैं, देख सकते हैं। भैया रील बनाने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? रील बनाने आपके मेज पर भोजन आता है क्या? नहीं। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप रील बनाते हो और अपने दोस्त को बेचते हो तो फायदा अंबानी को होता है, फायदा अदानी को होता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि बिहार में किसानों से छीनकर 1 रुपए में अदानी को जमीन दी गई है। 1 रुपए प्रति एकड़ में अदानी को जमीन दी गई है। यह नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं बताया। अमित शाह ने आपसे कहा, चुनाव में उसने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी जी को फ्री गिफ्ट देने के लिए बहुत जमीन है, कोई कमी नहीं है उसके लिए। देश के एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अदानी को दे दिया है। आपको क्या दिया? नोटबंदी और गलत जीएसटी। जीएसटी क्या है मैं आपको बताता हूं। कुटुंबा से जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी एक बार फिर एनडीए पर हमलावर हुए और कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगा। मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। भारत और इजरायल के विदेश मंत्रियों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। दोनों विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में हो रही बैठक के पहले अपने वक्तव्य में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और भारतीय कामगारों का मुद्दा अहम है।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सामने आतंकवाद एक साझा चुनौती है और इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की वैश्विक नीति अपनाना आवश्यक है। We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance to terrorism in all its forms and manifestations. इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया का 36वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में आयोजित किया गया। इसमें नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम ने हिस्सा लिया। सुब्रमण्यम ने भारत के भावी विकास में AI की भूमिका विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे AI देश के नागरिकों और सरकार के बीच एक कड़ी का काम निकट भविष्य में कर सकता है। इस अधिवेशन में न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह पर भी स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। AI can help a district collector by giving predictive alerts about likelihood of floods or possible leakages in a welfare program, or an AI assistant can help a citizen navigate the difficulties in getting government services quite easily. This is not the future. Niti Aayog is itself piloting hundreds of such initiatives across the districts of India. In fact, Niti Aayog has a website which we have curated, which is one of the best places where we have placed 200 such innovations happening across the country at the field level, using frontier technologies to deliver better services in education, healthcare, agriculture. So this is something that is staring at us, and this is the future. We cannot avoid it. और मिड डे प्राइम में अब समय है खेल जगत की खबरों का, और उसके लिए सीधे रुख करेंगे गौरव का। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या खबरें हैं खेल जगत से आज बड़ी? शुक्रिया ऋतु। और खेल जगत की बात करें तो यहाँ पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार छाई हुई हैं, और छाए भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने कारनामा किया है। बहरहाल ताज़ा कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने आज महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया। भारत की ओर से इसमें 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिगेज मौजूद हैं। इस टीम के कप्तान के तौर पर दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वुल्फार्ट को चुना गया है। लॉरा और स्मृति मंधाना को ओपनर बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है, जबकि रॉड्रिग्स को तीसरे नंबर पर चुना गया। स्मृति ने विश्व कप में 54.25 की औसत से 434 रन बनाए। वहीं रॉड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और शतकीय पारी खेली थी। दीप्ति शर्मा की बात करें तो ये खिलाड़ी विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। दीप्ति ने फाइनल मुकाबले में 5 विकेट हासिल किए और भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। दीप्ति ने बल्ले से 215 रन जबकि 22 विकेट गेंदबाजी करके हासिल किए। और बात कर लेते हैं अब शतरंज की, जहां भारत के SL नारायणन ने पेरू के स्टीवन रोजास को हराकर शतरंज विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में जगह बना ली है। वो टाई ब्रेकर के जरिए राउंड ऑफ 128 में पहुंचने वाले पहले गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पेरू के ग्रैंड मास्टर स्टीवन रोजास को 3-1 से शिकस्त दी। पहले 2 मुकाबले ड्रॉ रहने के बाद उन्होंने शानदार खेल दिखाया और 2 मुकाबले अपने नाम किए। भारत के दिव्यांग घोष ने चीन के पेंग शियोंग जियन से दोनों टाई ब्रेकर गेम जीतकर क्वालिफाई किया। वहीं अरुण्याक घोष भी दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने फैसला किया है कि भारतीय महिला लीग अब 2 चरणों में खेली जाएगी। पहला चरण 20 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक चलेगा। ये फैसला महासंघ द्वारा 30 अक्टूबर को महिला लीग के सभी 8 क्लबों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों के लिए खेल जगत से। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
मिड डे प्राइम के